हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपको फिर से स्वागत है हमारी सीरीज साइंस एक्सट्रीम में फ्रॉम जितेंद्र आर्या क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हम अपना फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मींस सेल चैप्टर जो है वो आज कंटिन्यू करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल से। आई होप स्टूडेंट्स इससे पहले वाला पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने जरूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा स्टूडेंट्स, तो इस प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बीच के डिफरेंस को समझने के लिए आपको पार्ट 2 तो कंपलसरी देखना पड़ेगा, सेल ऑर्गेनेल्स, क्योंकि उसी के बेसिस पे क्या है आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल की आप डिवीजन कर सकते हो। मैंने इन डिटेल हर ऑर्गेनेल के बारे में इसमें एक्सप्लेन कर रखा है। तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो आज हमारे पास है प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो पहला डिफरेंस के अंदर देखते हैं स्टूडेंट्स, लार्ज इन साइज और एनिमल सेल क्या होता है स्मॉल इन साइज। स्टूडेंट्स दोनों होते ही माइक्रोस्कोपिक है, बट एनिमल सेल जो होता है वो प्लांट सेल के अकॉर्डिंग छोटा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड पॉइंट क्या है, एनक्लोज्ड बाय अ टफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें प्लांट सेल में आपको पता ही है कि सेल वॉल होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और एनिमल सेल में क्या होता है एनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली। उसमें क्या होता है सिर्फ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। थर्ड है आपका क्रोमोसोम्स इज एब्सेंट। जो आपका सेंट्रोसोम, सॉरी यहाँ पे क्या है सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और इसमें क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोसोम्स का काम मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं स्टूडेंट्स कि जब भी आपका जो सेल डिवीजन होती है तो उसके बीच में वो क्या बनाते हैं, एक स्पिंडल बनाते हैं। तो सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, बट सेल डिवीजन तो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होती है। तो जब प्लांट सेल में होती है तो पोलर कैप्स एक पार्ट होता है उसका, वो क्या करती है आपकी स्पिंडल एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, वो स्पिंडल को फॉर्म करती है सेल डिवीजन के टाइम पे। और एनिमल सेल में क्या होती है सेंट्रोसोम्स करती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, और इसमें क्या होता है प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, जो आपका फ्लावर्स को लीफ को कलर देते हैं, और एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होते। उसके बाद वैक्यूल्स आर लार्ज एंड सेंट्रली लोकेटेड। वैक्यूल जो होते हैं प्लांट सेल के अंदर सेंटर में होते हैं, और उसका न्यूक्लियस क्या होता है सेल मेम्ब्रेन के पास होता है। और एनिमल सेल में वैक्यूल्स क्या होते हैं छोटे होते हैं और स्कैटर्ड फैले हुए होते हैं। वो आपका सेल के सेंटर में तो न्यूक्लियस होता है, बाकी पार्ट्स में क्या होता है कहीं भी लोकेटेड हो सकते हैं वैक्यूल्स। उसका लास्ट पॉइंट है हमारा क्लियरली डिफाइंड गोल्गी apparatus इज स्कैटर्ड एंड कॉल्ड डिक्टोसोम्स। इसमें क्या होता है डायटोसोम्स कहते हैं कब, जब हम गोल्गी apparatus की बात करते हैं एनिमल्स प्लांट्स के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं डायटोसोम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है स्कैटर्ड होते हैं, वो एक सेल के अंदर फैले हुए होते हैं। और इस एनिमल सेल के अंदर क्या होता है क्लियरली डिफाइंड गोल्गी apparatus इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। जो एनिमल सेल होते हैं उसको गोल्गी, उसका जो गोल्गी apparatus होता है वो कहां पे होता है आपका न्यूक्लियस के पास ही होता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल का एक इन डिटेल डिफरेंस। तो आप स्टूडेंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। एनिमल सेल और प्लांट सेल के बाद हमारे पास दो और सेल्स आते हैं, आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल आते हैं। तो सर ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल होते क्या है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं, और जो आपका बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, अमीबा हो गया, वो किसके अंदर आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये क्या होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं। तो इसके बीच का हम डिफरेंस जब पढ़ते हैं तो पहला पॉइंट हमारा आता है जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो जनरली स्मॉल होते हैं साइज में, और यूकैरियोटिक क्या होते हैं वो लार्ज होते हैं। दोनों होते ही माइक्रोस्कोपिक हैं, बट जो यूकैरियोटिक होते हैं वो प्रोकैरियोटिक से जनरली लार्ज होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता, और कभी-कभी इसका न्यूक्लियस भी नहीं होता। और यूकैरियोटिक में क्या होता है न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है और वो प्रेजेंट होता है। थर्ड है कि हमारा क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंटेड बाय अ लार्ज सिंगल डीएनए। इसके अंदर क्या होता है सिर्फ एक सिंगल डीएनए होता है, और यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है मोर देन वन क्रोमोसोम्स। हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं प्लांट सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं वन से ज्यादा होते हैं, which are made up of DNA and protein, जो किससे मिलकर बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन्स। और नंबर ऑफ डीएनएस भी क्या होते हैं हमारे बॉडी में ज्यादा होते हैं, हमारे ह्यूमन सेल में ज्यादा होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन नहीं होती, वो फ्रीली मूव करते हैं, और इसके अंदर क्या होते हैं जो भी हमारे ऑर्गेनेल्स होते हैं
प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के अंदर वो क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, उनकी अपनी खुद की एक लेयर होती है। उसके बाद आपका सेल डिवीजन इज नॉट बाय माइटोसिस। तो सेल डिवीजन जो होता है माइटोसिस के थ्रू नहीं होता, और सेल डिवीजन जो होता है वो माइटोसिस एंड मेसोसिस के थ्रू होता है। तो स्टूडेंट माइटोसिस क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि एक सेल है वो दूसरे में डिवाइड हुआ, तो नंबर ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम्स क्या होंगे, दोनों में सेम रहेंगे। और मेसोसिस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक सेल जो है वो 4 डॉटर सेल में बट गया, तो चारों के पास क्या है, आधे आधे क्रोमोसोम्स है और आधा उनके पास क्या है, डीएनए। तो इस तरीके से आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक खत्म हो गया स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन प्लीज। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, एक है आपका डिफ्यूजन और एक है आपका ऑस्मोसिस। ये जो दोनों है आपके आपस में क्या है, कोरिलेटेड है। तो सबसे पहले हम डिफ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ इट्स लो कंसंट्रेशन। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपने 2 ग्लास पानी लिया, एक जिसमें बर्फ थी बिल्कुल चिल्ड और एक बिल्कुल उबलता हुआ, आपने दोनों को रख दिया। अब 6 घंटे बाद 7 घंटे बाद जब आप आए और दोनों में आपने फिंगर पुट करी, तो दोनों का टेम्परेचर क्या था, सेम। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स? देखिए, जो उबलता हुआ पानी था उसके आसपास का टेम्परेचर क्या था, लो। उसके आसपास का टेम्परेचर क्या था, लो था, क्योंकि 100 से कम था। और जो ठंडे पानी का था उसके लिए इसके आसपास का टेम्परेचर क्या था, ज्यादा पे। तो उसके अंदर कंसंट्रेशन क्या थी, उसके अकॉर्डिंग कम, और बाहर क्या थी, ज्यादा। और जो गर्म ग्लास था उसके अंदर क्या थी, कंसंट्रेशन हाई, और बाहर की तरफ क्या था, लो। तो इसमें क्या होता है, कोई भी चीज अपने हाई कंसंट्रेशन से हमेशा लो कंसंट्रेशन के थ्रू जाती है। अब जैसे कि मान लीजिए गुब्बारे के अंदर मैंने हवा भर रखी है और उसके मुंह के आगे मैं एक और गुब्बारा लगा दूं, और अगर इस गुब्बारे को मैं दबाऊंगा तो क्या वो हवा उस दूसरे गुब्बारे में जाएगी? यस सर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, ज्यादा पड़ रहा है, तो वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। तो इसके कहने का मतलब क्या है, देखिए, CO2 एंड O2 कैन इजीली मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आपकी गैसेस होती हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और O2 जो आपकी ऑक्सीजन होती है, वो आपके सेल मेम्ब्रेन के आसपास क्या होती है, इजीली मूव कर लेती है। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारे पास सेल है, इसके अंदर जो CO2 की जो क्या कहते हैं कंसंट्रेशन है, वो क्या होती है, हाई कंसंट्रेशन रहती है। क्या होती है, हाई कंसंट्रेशन रहती है। और बाहर जो होती है उसकी लो कंसंट्रेशन रहती है, किसकी, CO2 की। तो ये कहां से कहां मूव करेगा, मतलब ये जो है वो आउटवर्ड, मतलब क्या होगा, आउटवर्ड मूव करेगा। सेम एज इट इज क्या है, ये वाले सेल के अंदर, इसके अंदर जो आपका O2 है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, लो कंसंट्रेशन है। और बाहर जो है, सेल के जो बाहर है, जो O2 है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई कंसंट्रेशन। तो ये O2 कहां मूव करेगा, ये जो होगा वो इनवर्ड। कहां मूव करेगा, इनवर्ड। तो आपका डिफ्यूजन का ये पूरा मतलब होता है। अब इसी के बेसिस पे हम ऑस्मोसिस देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू अ सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। जब मूवमेंट ऑफ वाटर होती है थ्रू इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन के अंदर तो सारी चीजें आ जाती है, बट ऑस्मोसिस के अंदर बेसिकली हम वाटर की बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, हम सॉल्यूशन के थ्रू इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हम वाटर लेते हैं, उसके अंदर सॉल्ट मिलाएंगे या फिर शुगर, दोनों में से एक चीज। तो पहला जो हमारे पास सॉल्यूशन आता है वो कौन सा होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आता है। ये क्या होता है, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अगर इसका जो कंसंट्रेशन है हाई है, और अगर हम एक सेल जो है उसके अंदर डालते हैं, तो सेल विल बी स्वेल अप। जो सेल है वो स्वेल अप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास सेल है और बाहर जो है हाई कंसंट्रेशन है, अंदर जो है लो कंसंट्रेशन है, तो ये कहां जाएगा, इनवर्ट। और सेल जो होगा वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। सेल जो होगा वो फूल जाएगा। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, सेम कंसंट्रेशन, जिस मान लीजिए सेल है और बाहर सॉल्यूशन है, दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, सेम। तो क्या होगा, ना ही कुछ इनवर्ड होगा ना ही कुछ आउटवर्ड होगा, वो अपनी कांस्टेंट पोजीशन में रहेगा और उसका वाटर लेवल का रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। अब क्या है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन विल श्रिंक द सेल।
अब मान लीजिए कि सेल के अंदर क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है और बाहर जो है वो क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन। तो अब क्या होगा, ये कहां से मूव होगा, ये आउटवर्ड होगा, ये क्या होगा, आउटवर्ड। और अगर इसके अंदर से पानी जो है वो बाहर जाएगा तो ये क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। तो ऑस्मोसिस में हमने ये 3 सॉल्यूशन पढ़े और ऑस्मोसिस के बारे में हमें अच्छे से अब पता चल गया। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप आगे की वीडियोस के लिए हमारे साथ ट्यून रहिए।